तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंचे हुए हैं और मिस्र के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी ने आज अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। बहुत पुरानी मस्जिद है, विश्व विरासत में शामिल है ये मस्जिद। पीएम मोदी ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ संवाद भी किया। राष्ट्रपति अब्दुल अल फतेह सीसी के साथ मस्जिद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अल हकीम मस्जिद जिसका जीर्णोद्धार अभी जाकर पूरा हुआ है, 6 साल का वक्त लगा। 2023 में फरवरी में पर्यटकों के लिए खोला गया। साल 1000 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1970 की बात करें तो दाऊद बोहरा समुदाय के बुरहानुद्दीन द्वारा, मौलाना बुरहानुद्दीन द्वारा पहली बार इसका जीर्णोद्धार कराने की तब तैयारी की गई थी। इसके लिए तमाम प्रयास किए गए थे। दाऊदी बोहरा समुदाय से आते हैं बुरहानुद्दीन साहब, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। जब पिछले 6 सालों के जीर्णोद्धार के बाद इसे फरवरी में ही खोला गया। प्रधानमंत्री ने इस विश्व विरासत स्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति अल सीसी के साथ प्रधानमंत्री मस्जिद पहुंचे, अल हकीम मस्जिद, और उसके साथ प्रधानमंत्री युद्ध स्मारक भी पहुंचे, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध में अपनी शहादत देने वाले करीब 3500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की याद में वहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। 1997 के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मिस्र यात्रा है। जून 2014 की बात करें तो राष्ट्रपति अब्दुल अल फतेह अल सीसी ने अपना कार्यभार संभाला था, और मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से दोनों ही सत्ता में हैं, मिस्र में राष्ट्रपति अल सीसी और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति अल सीसी भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। इससे पहले भी कई बार उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया कि वो मिस्र की यात्रा करें। और प्रधानमंत्री आज जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री वहाँ अल हकीम मस्जिद भी पहुंचे। बहुत पुरानी मस्जिदों में शुमार है, इसका बहुत बड़ी मस्जिद है ये। और उसके साथ साथ जीर्णोद्धार के बाद ये मस्जिद इसी साल फरवरी में पर्यटकों के लिए भी खोली गई है। काहिरा का एक बड़ी जगह मानी जाती है मस्जिद, जहाँ पर सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और उस मस्जिद के पुनरुद्धार, इस मस्जिद के जीर्णोद्धार, इस मस्जिद के कायाकल्प के लिए दाऊदी बोहरा जो समुदाय है वो कहीं हद तक जिम्मेदार है। और बुरहानुद्दीन साहब जिन्होंने 1970 में इस मस्जिद के जीर्णोद्धार की, इसके कायाकल्प की शुरुआत भी की थी, उनको भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्मश्री भी दिया था। तो ये बहुत खास दौरा हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस दाऊदी बोहरा समुदाय की हम बात भी कर रहे हैं तस्वीरों के साथ, उसकी बहुत बड़ी संख्या गुजरात में भी रहती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समुदाय के लोगों से भारत में भी मिलते रहे हैं और पहले भी उनसे मिलते रहे थे। लिहाजा जब मिस्र पहुंचे तो इस समुदाय के लोगों से मुलाकात की, इस समुदाय के वरिष्ठ लोगों से, और इस समुदाय के जो धर्म के वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। 2 तस्वीरें हम लगातार प्रधानमंत्री की आपको दिखा रहे हैं। मिस्र को और भारत को इस यात्रा से क्या मिलेगा ये बहुत जल्दी सामने आएगा, लेकिन जैसी की बात है, मिस्र भारत के रक्षा उपकरणों में खासी रुचि दिखा रहा है। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में मिस्र ने बहुत रुचि दिखाई है। उसके साथ आकाश मिसाइल सिस्टम में भी मिस्र ने बहुत रुचि दिखाई है। इसके साथ ही मिस्र ने ब्रिक्स देशों के संगठन में, जिसका भारत अहम सदस्य है, उसके लिए आवेदन भी किया है कि उसमें मिस्र को भी जगह मिले। और साथ ही भारत ने भी G20 की जो समिट भारत में होने वाली है, इस समिट के लिए मिस्र को खास तौर पर एक निमंत्रण भी भेजा हुआ है। तो कहीं बहुत दोनों देश एक दूसरे के बहुत नज़दीक भी आ रहे हैं। दोनों में व्यापार, आर्थिक जो समृद्धि है वो बढ़ रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हम तस्वीरों के साथ, तो तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, कई खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
फाजिल अहमद साहब मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर, सूर्या मैथिल बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक लंबा कार्यकाल पत्रकारिता में रहा है आलोक मेहता जी का। पद्मश्री भी है आलोक मेहता जी, और आलोक मेहता जी ने कई सारी भारतीय सरकारों को देखा हुआ है, उनके कामकाज को देखा हुआ है, देश विदेश के उनके आपसी द्विपक्षीय संबंध कैसे रहे हैं। आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के ठीक बाद मिस्र के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं, और इस लिहाज से भी कि वो वजह क्या रही कि 1997 के बाद 26 साल लग गए भारत के किसी प्रधानमंत्री को मिस्र जाने में? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे जो सामरिक संबंध जिस तरह से बढ़े हैं, उसके बाद अरब देशों में लोग इसको मानते हैं कि भाई नॉर्थ अफ्रीका, लेकिन सही बात यह है कि अरब देशों में भी, इस्लामिक देशों में मिस्र सबसे बड़ा देश है। आप पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ने के लिए यदि अमेरिका हमारा साथ देता है, दुनिया साथ दे रही है, तब ये जो भ्रम है, एक तो ये दूर होता है, नंबर 1। दूसरा, इसका महत्व इसलिए थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा, अनवर सादात जब थे तो मिस्र भारत के भूमिका, वैसे तो संबंध हमारे पुराने ऐतिहासिक रहे हैं, सांस्कृतिक भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हैं, और मैं अपना भी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले 85 में राजीव गांधी जब अमेरिका जाते समय मिस्र गए थे, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी पे, तो उस समय उस यात्रा में मैं तो दोनों जगह था, मिस्र में भी था, अल्जीरिया गए, फ्रांस और अमेरिका। इस दृष्टि से वो भी जून महीने की बात थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक हमारे विदेश के संबंध, आज जयशंकर जी भी कितने अनुभवी हमारे विदेश मंत्री हैं, तो जो भारत की विदेश नीति की स्ट्रेटेजी है, मैं नरसिंह राव जी और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सब इस तरह से संवाद करते रहे हैं इन देशों के साथ। अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत है। भारत की भूमिका G20 मत मानिए। अब इस समय मिस्र को, उस समय तो हमारी इन्वेस्टमेंट की स्थिति नहीं थी आज से 30 साल पहले, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मिस्र भी चाहता है कि जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस इन्वेस्टमेंट भारत में करे, मिस्र चाहता है कि भारत इन्वेस्टमेंट करे। तेजस जुबान का जिक्र तो आपने किया ही था, और इसलिए राष्ट्रपति सीसी के साथ जो उनकी बातचीत है, मैं इसे मानता हूं कि ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के हितों की दृष्टि से अपने दर्शकों को बताना आवश्यक है कि अरब देशों का एक प्रमुख, और इसलिए मस्जिद, देखिए ये भी बार बार कहा जाता है, अभी अमेरिका में वो जो किसी पत्रकार ने सवाल कर दिया कि आप क्या भेदभाव है, भाई प्रधानमंत्री तो काली, और हमने सारा अपने चैनल ने सब दिखाया ना किन किन मस्जिदों में जाते रहे, ये केवल एक, और मस्जिद में वैसे सामान्यतः दूसरे धर्म का लोग नहीं जाते, उनके अपने लोग ही जाते हैं, लेकिन एक सम्मान की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, वो चर्च में जाना हो, वहां के लोगों का सम्मान करना हो। बोहरा समाज भी तो इस्लाम, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मस्जिद है तो बगैर इस्लाम के है। ऐसी स्थिति में ये भी भ्रम दूर होना चाहिए दुनिया का कि हमारे यहाँ किसी तरह का प्रधानमंत्री, सरकार और संविधान के तहत ये माना जाता है कि हम सभी धर्म के प्रति अच्छा विश्वास रखते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्व, सबका सहयोग करना चाहते हैं, आतंकवाद की लड़ाई में हम चाहते हैं। आतंकवाद, एक और बात जरूरी ध्यान रखिए, आतंकवाद का शिकार मिस्र हुआ है। कुछ वर्ष पहले वहां इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसके, बल्कि वहां पर्यटक भी बड़ी संख्या में जाते हैं, हमारे भारतीय, मेरे परिवार के उसके 2 दिन 1 दिन पहले वहीं पर थे। इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि ये सब आतंकवाद से लड़ना, उसको भी हथियारों की दृष्टि से भारत अब इतना आत्मनिर्भर है कि केवल ले नहीं रहा है, वो आधुनिक और अस्त्रास्त्र भी हमको जरूरत है तो हम उनसे ले रहे हैं, जेट विमान और उस तरह के ड्रोन विमान ले रहे हैं अमेरिका के साथ। लेकिन हमारे पास अब आत्मनिर्भरता की क्षमता आ रही है, और इसलिए हम अभी तो तेजस दे रहे हैं, बाद में जब जेट के इंजन हमारे यहाँ बनने लगेंगे अमेरिका से समझौते की वजह से, तब हम इंजन और ऐसी नई टेक्नोलॉजी वाले उपकरण भी उन देशों को दे सकते हैं, जो ऐसे देशों जो आत्मरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे, हम चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भी भारत है, ये संदेश भी अमेरिका को दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और ऐसा ऐतिहासिक यात्रा आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी पिछले 40-50 वर्षों में। पिछले 40-50 वर्षों में ऐसी ऐतिहासिक यात्रा नहीं देखी, जिस तरीके का ग्रैंड वेलकम मिस्र में मिल रहा है और जिस तरीके से मिस्र स्वागत कर रहा है आगे बढ़कर। क्या ये रेसिप्रोकेट किया जा रहा है? क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने भारत आए थे, उनका स्वागत हुआ था। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, मैंने आलोक मेहता जी को भी सुना, उनका एक लंबा उनका कार्यकाल रहा है पत्रकारिता में, उन्होंने कई सरकारों को, डिप्लोमेसी को नजदीक से देखा है, लेकिन 2023 गणतंत्र दिवस पर
अब्देल फतेह अल सीसी का आना, उसके बाद G20 की बैठक श्रीनगर में होना, चीन, तुर्की, पाकिस्तान के साथ मिस्र भी उसमें शामिल नहीं होता है, मिस्र उससे परहेज करता है, एक संकेत देता है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, तो क्या माना जाए कि ये बैलेंस करने की कोशिश हो रही है जो मिस्र ने स्टैंड लिया था G20 को लेकर, या फिर इसको आप किसी और तरीके से समझ रहे हैं? जी देखिए, भारत और मिस्र के जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो विजिट है और जिस तरीके से उन्हें रिसेप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति अल सीसी स्वयं एयरपोर्ट पर मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के साथ गले मिलकर के स्वागत किया है, और अभी जिस तरीके के डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद जिस तरीके के विजुअल सामने आ रहे हैं, ऐसे में किसी को ये इस बात का जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मिस्र के अंदर भारत को लेकर के किसी भी तरीके का भ्रम है, शंका है। ऐसा मैं नहीं देखा। जो बैठक G20 के संदर्भ में हुई थी श्रीनगर में, उसमें इजिप्ट के शामिल न होने के कई अपने परेशानियां, अपने कुछ रिजर्वेशन उस समय अवश्य रहे होंगे, जिसकी वजह से इजिप्ट शामिल नहीं हो पाया। इसके मैं कोई बड़े जो है कारण नहीं देखता कि इजिप्ट भारत के विरुद्ध कुछ कर रहा है। ये संबंध जो है लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। और ये भारत और इजिप्ट के जो संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक सिविलाइजेशनल टाइज है। इजिप्ट एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता रहा है, भारत ऑब्वियसली एक प्राचीन सभ्यता है, और दोनों के बीच के जो परंपरागत संबंध भी हैं, ऐतिहासिक संबंध भी हैं, युगों पुराने जो संबंध हैं, उसके आधार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और उस आधार पर जो बने हुए संबंध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की आपने बात कही, 11वीं शताब्दी से ये जो कम्युनिटी है वो भारत में है, और जाहिर है कि बहुत ही बड़ा एक कनेक्ट ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है भारत मिस्र संबंधों को बढ़ाने में इसका एक योगदान है, और उसको भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉग्नाइज किया है। अभी जो वॉर मेमोरियल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल, वहां पर हमारे सैनिकों ने विश्व की जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो अपनी शहादत दी, सेक्रीफाइसेस दी, उसको भी जो है वो मिस्र के लोग न भुला पाएंगे, और न ही भारत उनको कभी भी भूलेगा। और उनको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, ये भी अपने आप में एक कनेक्ट पैदा करता है। और इसके बाद ये कहने के बाद जो सॉफ्ट पावर का भारत के प्रधानमंत्री का अप्रोच रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मैसेज है भारत के प्रधानमंत्री ने घरेलू मोर्चे पर तो वो समय समय पर हमारे देश के लोगों को गाइड करते ही हैं इस विचार से, अपनी विदेश नीति में भी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने इस मैसेज को लगातार कन्वे किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कई आलोचकों के द्वारा जिस तरीके के प्रश्न उठाए जाते थे, जाहिर है कि उनका जवाब उन्होंने इस तरीके से भी दिया है कि वो और ये भारत, वो स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो या उनके नेतृत्व का ये जो नया भारत हो, किसी जाति, मजहब, अन्य किसी भी कंसिडरेशंस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। भारत के प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करते हैं, और यही लोगो जो है हमने राजीव जी अपने G20 में भी दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं संजीव जी चाहूंगा जी बोलें। एक बात का और मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विदेश नीति में भारत जो है वो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनकर के उभरा है। भारत ग्लोबल साउथ का जो लीडर बनकर उभरा है। भारत इजिप्ट जो कि अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्र है, गेटवे ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री ने तो अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाने की बात कही है। तो भारत के प्रधानमंत्री का ये जो विजन है उससे मिस्र बेहद प्रभावित। तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं, ये बात आपकी सही है, तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही है, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। हालांकि मेजर से मैं जय हिंद करके ही हमेशा बात करता हूं। फाजिल अहमद साहब मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हैं, सूर्या मैथिल भी जुड़े हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, खास तौर पर अगर बीच में मैं पाकिस्तान को रखता हूं, तो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम राष्ट्रों में एक खांचे में रखकर पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया। ओआईसी में उसी तरीके से उनके बारे में बातें की गई। लेकिन जब उनका स्वागत इस तरीके से मिस्र में होता है, वो अल हकीम मस्जिद जाते हैं, और शायद ये पहली मस्जिद नहीं है, अब तक अलग अलग देशों की 6 बड़ी मस्जिदों का उन्होंने दौरा किया है, नजदीक से देखा है। तस्वीरों को, बदलते भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे समझ रहे हैं आप?
आपने बड़ी अच्छी बात करी है और बहुत ही बेहद खूबसूरती से आपने इसको निखार के लेकर आए हैं आप। मैं दाग देता हूँ आप, जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब मिस्र में जाते हैं अच्छा स्वागत होता है। आपने देखा सीधा एयरपोर्ट से लेके मुस्तफा मदबूली उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के इजिप्ट के, उनके जब वो फतेह अल सीसी साहब बल्कि प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो उनको एनुअल रिपब्लिक डे परेड पे जब वो आए थे, हिंदुस्तान आए थे, इसी साल आए थे वो, और जिस तरीके से इनकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद जब मस्जिद में जाते हैं वहां पे जो कम्युनिटी के पास पिछले 3 महीने से इन्होंने इस काम किया मस्जिद पे और इसको रिवोक इस पे और काम करके ये आए हैं। तो आप देखिए इसमें, और सबसे पहली बात वो पूरा कम्युनिटी के जब वो लोगों से मिलते हैं सबसे पहली कि सईदना साहब कैसे हैं। मेरे वालिद साहब वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सईदना साहब को तब ये चांसलर को बना के इनको तब चांसलर के तौर पे नियुक्त हुए थे एएमयू के। तो मेरा सौभाग्य रहा सईदना साहब से अच्छे से करीब से मिलना, उनके घर भी आना बम्बई में मलाबार हिल में। तो मैंने इतना समझा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो एक्चुअली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सच में यकीन रखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो एक नैरेटिव जो निकल के आता है कि अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा, बस केवल काबिलियत के ऊपर है इंसान के। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में वो बात है, तो बात तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी भैया, सिंपल सी बात है। तो प्रधानमंत्री साहब जब जाते हैं मस्जिद में, अल हकीम मस्जिद में, देखते हैं वहां पे, तो बहुत एक इतना अच्छा मैसेज जाता है अराउंड द वर्ल्ड कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव होता है एक तरीके से, तो देखिए पाकिस्तान की बात कहें तो उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। सब जानते हैं वो कार्टून बन चुके हैं, वो हंसने लायक है, दुनिया उनकी जगहदारी करती है और वो बेशरम है, उनको पता ही नहीं, उनको परवाह नहीं बिल्कुल भी। अरे प्रेसिडेंट उनके जो शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट एर्दोगन को सब देखो वायरल वीडियो, वो गले में ले जाते हैं और प्रेसिडेंट एर्दोगन दूर हटते हैं, वो देखते हैं, वो सीरियस लोग देखते हैं ये क्या जबरदस्ती गले लग रहा है भाई कार्टून की तरह। तो पाकिस्तान के जो नैरेटिव जो एक है वो तो कोई सीरियसली जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री की मिस्र विजिट की बात कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब, प्रधानमंत्री की भाव भंगिमाएं, कोई जब कहीं पहुंचता है तो कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। प्रधानमंत्री किस तरीके का संदेश आपको देते हुए दिख रहे हैं जब अल हकीम मस्जिद के अंदर पहुंचे, हर एक चीज को उन्होंने देखा, समझा, जाना? अनम्यूट कर लीजिए खुद को। वो मुस्लिम एक्टिविस्ट लिखवा दीजिए, मैं मुस्लिम धर्मगुरु लिखवा दिया है। चलिए चलिए, आप अपनी बात तो बताएं फाजिल अहमद साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा मुसलमानों से प्यार करते हैं, लेकिन वो दुबई के मुसलमानों से, सऊदी अरबिया के मुसलमानों से, मिस्र के मुसलमानों से, दुनिया के सभी मुसलमानों से प्यार करते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों से प्यार नहीं करते और भारत की मस्जिदों में नहीं जाते। दुनिया के सभी मस्जिदों में जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमान उनको अच्छे नहीं लगते, ना भारत की मस्जिदें उनको अच्छी लगती हैं। भारत में जो कुछ भी करते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ करते हैं। अभी देखिए मणिपुर में 200 चर्च जला दिए दंगे में लोगों ने जी। दिल्ली दंगे में कितनी मस्जिदें जल गई। आपके पास ऑथेंटिकेट कर रहे हैं इस आंकड़े को आप? 200 चर्च जला दिए, मस्जिदें जला दी। आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? आप नहीं, मेरे पास भी हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ऐसी बातें कहें, आप ऐसी बातें कहें, अच्छी बात है। सारी मीडिया बोल रही है के बारे में बात करें। सूर्य मैथिल जवाब दीजिए इसको, सूर्य मैथिल को बीच में लाऊंगा नहीं, अगर आरोप प्रत्यारोप पर ही बात होनी है। सूर्य मैथिल, ये गंभीर विषय। धन्यवाद। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जिस प्रकार से ये फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो ये आपने बैठा रखा ना, फर्जी आदमी फाजिल अहमद, यहाँ पर 200 चर्च की बात कर रहे हैं। आप अपनी इस रिकॉर्डिंग को आप बता दीजिए कि क्या चर्च जला है। अरे बता दीजिए, अरे तुम बताओ ना कितना चर्च जला है, तुम कितना चर्च जला है। अरे तुम बताओ कितना चर्च जला है, तुम ही बताओ ना कितना चर्च जला है। तुम बताओ कितना चर्च जला है। अरे बताओ कितना चर्च जला है। मैं उम्मीद तो कर रहा था कि प्रधानमंत्री देश दुनिया में जाकर भारत का क्या संदेश आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब चर्चा स्तरहीन होने लगे तो क्षमा के साथ आप सभी से मुझे रोकना पड़ेगा। आप सभी को, जो भी आप लोग मेरे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात सामने रखी। कम से कम देश से बाहर जाकर प्रधानमंत्री देश का जो सम्मान है और दूसरे देश का सम्मान है, दोनों के सम्मानों को उचित जगह दे रहे हैं। हर जगह जाकर चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं।
देश के अंदर की राजनीति देश के अंदर ही डिस्कस हो, कहीं ज्यादा बेहतर संदेश उससे जाता है। छोटा